सो जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जिसका डिस्कशन हम करेंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। जीएसटी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में जीएसटी लॉ के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं जो हम सभी डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं इस सर्कुलर की। जीएसटी की रेट्स के अंदर भी कुछ जीएसटी रेट्स में चेंजेस किए गए हैं जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने मिस कर दी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो सर्कुलर आया है बेसिकली एक बहुत ही बड़ी क्वेरी थी जिसको लेकर के ये सर्कुलर आया है और इसके बाद आपकी काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो हम इस सर्कुलर पर चलते हैं सीधा। इस सर्कुलर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप पूरा सर्कुलर रीड कर सकते हैं। मैं इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपके लिए रीड कर रही हूँ। बेसिकली इस सर्कुलर में जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, इन केसेस वेयर रिसीवर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए आप किसी को सर्विस दे रहे हैं और आपका जो सर्विस रिसीवर है जो आपसे सर्विस रिसीव कर रहा है वो इंडिया से बाहर का है, एंड द पेमेंट वो जो आपको कर रहा है, यानी कि जो सर्विस आपने उसको दी है उस सर्विस की पेमेंट वो आपको आरबीआई अप्रूव्ड मोड्स के द्वारा कर रहा है, ठीक है। बट एज पर द प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट की प्रोविजंस क्या कहते हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज इज इन इंडिया, देन सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर हैं, सप्लायर हैं, और आपका जो रिसीवर है जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं वो इंडिया से बाहर है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपकी सर्विस की है जो वो इंडिया के अंदर है, तो आईजीएसटी एक्ट के तहत अगर इस तरह की सर्विस आप देते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो उसे नहीं माना जाएगा, यहाँ तक तो क्लियर था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वेयर इन सच केसेस जो क्यूआर कोड is required on the invoice issue for such supply of service to such recipient located outside India। तो क्या इन्वॉइस पर क्यूआर कोड होना चाहिए अगर आपका रिसिपिएंट इंडिया से बाहर है, सप्लायर इंडिया के अंदर है, सप्लाई ऑफ सर्विस इंडिया के अंदर है, लेकिन रिसिपिएंट बाहर है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है कि नो वेयर एवर इन्वॉइस इज इशू टू रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया for supply of service for which place of supply is in India as per the IGST Act 2017। तो अगर आपका रिसिपिएंट इंडिया से बाहर है, सप्लायर इंडिया के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है, तो आपको क्यूआर कोड की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो आरबीआई अप्रूव्ड मोड में हो रही है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज वेयर एवर परमिटेड बाय द आरबीआई, तो आप इनवॉइस विदाउट क्यूआर कोड भी इशू कर सकते हैं, क्योंकि जो क्यूआर कोड है कैन नॉट यूज्ड बाय द रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर पेमेंट टू द सप्लाई, क्योंकि उस क्यूआर कोड को यूज़ करके जो आपका रिसिपिएंट है वो आपको इंडिया में पेमेंट नहीं कर सकता। तो इस केस में आपका जो इनवॉइस है वो विदाउट क्यूआर कोड भी इशू किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी इम्पोर्टेंट रिटर्न जो कि हमारी एनुअल रिटर्न है जीएसटीआर 99C की। तो जीएसटीआर 9 जो है आपकी एनुअल रिटर्न एनुअली आप फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। इसकी अभी डेट है 31 दिसंबर 2021। हालांकि इस डेट को फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए, हो भी सकती है, लेकिन नहीं भी हुई तो आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। रिटर्न फाइलिंग की ये जो डेट है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये एक्सटेंड हो सकती है। तो जीएसटीआर 9 वही 2 करोड़ से ऊपर ही आपको फाइलिंग करनी है। जिनको कन्फ्यूजन रहती है कि जीएसटीआर 9 किसे फाइल करनी है किसे नहीं, इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको टेबल्स के अंदर भी रिलैक्सेशन दे दी गई हैं। तो वो सभी चीज़ें तो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम इनकी सिर्फ डेट्स डिस्कस कर रही है। तो 31 दिसंबर अभी इसकी एक्चुअल जो ड्यू डेट है वही है, एक्सटेंशन इसमें अभी तक कोई नहीं दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं हर बार आपके साथ अपडेट शेयर करती हूँ, आपको अपनी हर वीडियो में रिमाइंड करवाती हूँ, तो काफ़ी क्वेरीज काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए थे उसकी नोटिफिकेशन नंबर के लिए। तो एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नोटिफिकेशन नंबर 33 के रेफरेंस से मैं ये कह रही थी कि एमनेस्टी स्कीम को 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी तक अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया है तो ले लीजिए। आई होप अब तो ऑलमोस्ट सभी इसका बेनिफिट ले चुके होंगे, फिर भी अगर अभी तक कोई अनअवेयर है कि ये एक्सटेंशन हुई थी तो इसका बेनिफिट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कभी
जो हो सकता है एमनेस्टी स्कीम दोबारा से ना आए और आप ये बेनिफिट ना ले पाएँ। सेकंड थिंग जो पूछा जाता है कि एमनेस्टी स्कीम के अंदर अब आप आईटीसी जब आप फाइलिंग करेंगे तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि आईटीसी बेनिफिट लेने का जो टाइम है वो निकल चुका है। अब आप वो पुराना आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे जो टाइम बार्ड हो चुका है, जिसका सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली टाइम निकल चुका है। वो आईटीसी अब आपको नहीं मिलेगा। इसमें केवल और केवल आपको लेट फीस का रिलीफ दिया गया है। केवल लेट फीस में आपको रिलीफ मिलेगा, कोई इंटरेस्ट में आपको राहत नहीं मिलेगी, कोई आईटीसी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, केवल लेट फीस का ही बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। तो ये कुछ कन्फ्यूजन थी जो एमनेस्टी स्कीम को लेकर थी। आई होप ये अब आपकी क्लियर हो गई हो। तो इसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।